हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रतिभा वर्मा है। मैंने सिविल सर्विसेज एग्ज़ामिनेशन 2019 में ऑल इंडिया रैंक 3 अचीव की है। मैं ओरिजिनली सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हूँ। उसके बाद मैंने 2014 में आईआईटी दिल्ली से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था। मैंने इंजीनियरिंग फ़िज़िक्स से बीटेक किया था। उसके बाद 2 साल के लिए मैंने प्राइवेट सेक्टर में काम किया था। फिर 2016 में मैंने वहाँ से रिज़ाइन करके डिसाइड किया कि मुझे कम्प्लीटली इस एग्ज़ामिनेशन के लिए फ़ोकस करना है। फिर 2018 सिविल सर्विसेज एग्ज़ामिनेशन में मुझे 489th रैंक आई थी। उसके बाद मुझे इंडियन रेवेन्यू सर्विस अलॉट किया गया था। लास्ट ईयर मैंने इंडियन रेवेन्यू सर्विस ज्वाइन कर ली थी और उसके बाद फिर से मैंने अपने 3rd अटेम्प्ट के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। मेरे 3rd अटेम्प्ट में इस बार मुझे 3rd रैंक मिली है। आज मैं डेली नॉलेज ट्रैक पर अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के बारे में आप सबको बताना चाहती हूँ। मेरी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी में 4 मेन फोकस एरियाज़ थे। सबसे पहले मेरा फोकस था बेसिक नॉलेज को स्ट्रेंथन करना। उसके लिए मैंने सबसे पहले स्टैंडर्ड सोर्सेज से पढ़ाई शुरू की। देयर आर 6 एरियाज़ जिसमें अपने नॉलेज को सबसे पहले बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा था करंट अफेयर्स पे फोकस करना। उसके लिए रेगुलरली न्यूज़पेपर और मंथली करंट अफेयर्स पे का मटेरियल मार्केट से लेके उस पे मैंने बहुत ज़्यादा फोकस किया था सो दैट सारे पॉइंट्स मेरे प्रिपेयर हों। और इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये थी कि मैंने लास्ट 2 इयर्स के करंट अफेयर्स कवर किए थे। तीसरा था प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है इस एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो प्रीलिम्स के क्वेश्चंस आंसर्स हो, चाहे वो मेंस की आंसर राइटिंग हो या पर्सनालिटी टेस्ट के लिए क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करना हो। तो इन सब चीज़ों के लिए एक प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और चौथा मेन पॉइंट था रिवीजन। तो इस एरिया में मैंने अपने मटेरियल्स, अपने सोर्सेज लिमिटेड रखे थे और मेरा फोकस ये था कि उन्हीं सोर्सेज को बार बार रिवाइज़ करते जाओ। इससे ये होता है कि आपकी नॉलेज एक तो कंसोलिडेट होती जाती है, दूसरा आपको कॉन्फिडेंस आता रहता है कि आपको हर एक टॉपिक के बारे में एटलीस्ट इतना पता है कि आप एक पेज का आंसर कर सकते हो। तो इसके लिए रिवीजन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेरे ये 4 मेन फोकस एरियाज़ थे। अब हम जीएस की तरफ आते हैं। तो मेंस के पेपर में आपको पता होगा जीएस के 4 क्वेश्चन पेपर होते हैं, 1, 2, 3, 4। जीएस 1 फोकस करता है सोसाइटी, हिस्ट्री एंड जियोग्राफी, मेनली इन 3 एरियाज़ पे। तो इन तीनों के लिए मैंने सबसे पहले जियोग्राफी का मुझे पता था कि प्रीलिम्स में मेरे स्टैंडर्ड सोर्सेज हैं एनसीईआरटी क्लास 11th और 12th की बुक्स। मैंने थ्रू आउट द प्रिपरेशन, प्रीलिम्स के लिए हो या मेंस के लिए, बस इन्हीं दोनों बुक्स को रेफ़र किया था। तो जियोग्राफी मेरा वहाँ से कवर हो गया। दूसरा पार्ट आता है हिस्ट्री और सोसाइटी। इन दोनों चीज़ों को मैं काफ़ी कंटिन्यूटी में प्रिपेयर करती थी क्योंकि सोसाइटी के बहुत सारे पॉइंट्स आपको मॉडर्न हिस्ट्री से मिलते हैं और आजकल इतने डायनेमिक क्वेश्चंस हो गए हैं कि आपको सोसाइटी और मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस काफ़ी मिक्स्ड तरीके से मिलेंगे। तो हमेशा इन दोनों चीज़ों को मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से साथ में प्रिपेयर करना काफ़ी फ़ायदेमंद रहता है। तो मैंने सोसाइटी के लिए हर एक टॉपिक वाइज इंडियन सोसाइटी पे बहुत ही कंसाइज नोट्स बनाए थे, 1 पेज नोट्स फॉर एवरी टॉपिक। सो इस तरीके से आप सोसाइटी को अप्रोच कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि सोसाइटी के लिए आप लास्ट 5 to 10 ईयर्स के क्वेश्चंस उठाकर देखिए कि किस तरीके के वो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। आजकल ऐसा बहुत होता है कि वो करंट अफेयर से रिलेटेड इश्यूज़ को सोसाइटी में पूछते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल माइग्रेशन का इशू हो गया या फिर पॉपुलेशन डायनेमिक्स का इशू हो गया, डेमोग्राफिक डिविडेंड का इशू हो गया। ये सारे इश्यूज़ हमेशा न्यूज़पेपर में कवर होते रहते हैं। तो जीएस 1 के लिए ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ये देखते रहें कि करंट अफेयर्स में कौन सा इशू अभी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दूसरा एस्पेक्ट है, दूसरा पेपर आता है जीएस 2 का, जो कि है पॉलिटी, गवर्नेंस और इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए। तो इसके लिए सबसे पहले पॉलिटी का पोर्शन आता है। उसके लिए मैंने लक्ष्मीकांत को मेंस के टाइम पे भी काफ़ी अच्छे से पढ़ा था।
मेंस के जस्ट 5 to 10 डेज़ बिफोर मैंने इस तरीके से नोट्स बनाए थे कि पॉलिटी का पोर्शन मेरे 4-5 पेजेस में बेसिक लक्ष्मीकांत से कवर हो गया। तो इसमें बहुत ज़रूरी है कि आपको आर्टिकल्स पता हों, आपको एग्जैक्ट लैंग्वेज किसी किसी कुछ एरियाज़ में पता होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल प्रीएम्बल की लैंग्वेज आपको पता होनी चाहिए। तो इन पे आपके पास बेसिक कंसाइज नोट्स एग्ज़ामिनेशन के पहले डेफिनेटली होने चाहिए। और आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप प्रीलिम्स के लिए लक्ष्मीकांत को पढ़ रहे हैं तो आप इतने अच्छे तरीके से कवर करें कि वो मेंस के टाइम भी आपको काम आए। दूसरा पोर्शन आता है गवर्नेंस का, जिसमें बेसिकली एनजीओज़ के बारे में है और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के बारे में है, ट्रांसपेरेंसी, आरटीआई, इन सारे एस्पेक्ट के बारे में बातें की जाती हैं। आप देखेंगे कि ये सारे एस्पेक्ट काफ़ी ज़्यादा ओवरलैप करते हैं एथिक्स के कुछ पोर्शन से, जो कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से डील करता है। तो आपको इस तरीके से स्ट्रेटजाइज करना है कि आप एथिक्स का वो पोर्शन और GS2 का गवर्नेंस का पार्ट एक साथ कवर करें। इससे आपको काफ़ी ज़्यादा ब्रेड्थ और डेप्थ में नॉलेज हो जाएगी, जो आप दोनों पेपर में यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए भी आपको हर टॉपिक पर, हर मेंस के टॉपिक पर एक एक 2-2 पेजेस के नोट्स बनाने हैं, इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स लिखने हैं, इम्पॉर्टेंट लॉज लिखने हैं और उन्हीं को याद करते रहना है। जैसे जैसे आप रिवाइज करते जाएंगे आप आंसर्स को उतना अच्छी तरीके से प्रोड्यूस कर पाएंगे। तीसरा आता है इंटरनेशनल रिलेशंस। इसमें 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक बायलैटरल रिलेशंस और एक मल्टीलैटरल रिलेशंस। तो इन सारी ऑलमोस्ट सारी इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ के साथ इंडिया के क्या रिलेशन है विद रिस्पेक्ट टू ट्रेड, क्या अग्रीमेंट्स हैं, क्या कन्वर्जेंस एरियाज़ है, इन सब पर एक एक पेज के नोट्स मैंने प्रिपेयर कर लिए थे। और ये सारे नोट्स जो मैंने इंटरनेशनल रिलेशंस के प्रिपेयर किए थे, ये मुझे इंटरव्यू के टाइम पर भी काम आए, क्योंकि आपको पता होगा कि इंटरव्यू में इंटरनेशनल रिलेशंस एक बहुत ही बड़ा टॉपिक, अट्रैक्टिव टॉपिक होता है डिस्कशन का। और कभी कभी मेंस में भी और इंटरव्यू में भी वो सीधे क्वेश्चंस कर लेते हैं कि टेल मी अबाउट इंडिया सऊदी अरेबिया रिलेशंस, फॉर एग्जांपल टेल मी अबाउट इंडिया इज़राइल रिलेशंस। ये तो क्वेश्चंस आई थिंक पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में भी है। तो इन सारे रिलेशंस पे आपके पास एक पेज का नोट एटलीस्ट होना ही चाहिए, जो कि आपको दोनों स्टेजेस में काम आएगा। और ये बहुत ही एफिशिएंट तरीका है प्रिपेयर करने का कि आपने जो मेंस के टाइम पढ़ा है वही आप दोबारा से रिवाइज़ करके आप इंटरव्यू की तैयारी कर ले रहे हो। तो इस तरीके से GS2 कवर कर लिया था। फिर आता है GS3। GS3 में 4 इम्पॉर्टेंट पार्ट आते हैं। एक तो इकॉनमी है, इकॉनमी का मेजर पोर्शन एग्रीकल्चर है, उसके बाद इंडस्ट्री और सर्विसेज। तो आपको ध्यान रखना है कि आप एग्रीकल्चर के हर एक टॉपिक पर आपके पास नोट्स होने चाहिए, चाहे वो सब्सिडी का टॉपिक हो, चाहे वो फूड प्रोसेसिंग का, चाहे एनिमल हस्बेंड्री का टॉपिक हो। ये सारे टॉपिक्स मेंस में लिस्टेड हैं और सारे टॉपिक्स पे आपके पास डेटा होना चाहिए, फैक्ट्स होने चाहिए, करंट स्टेटस होने चाहिए, क्या स्कीम्स हैं और उनका टारगेट क्या है। आप अगर पिछले साल के क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो वो इन्हीं थीम्स में से क्वेश्चन निकाल कर पूछते हैं। कभी कभी ऐसा आ जाता है कि सुपरमार्केट के बारे में, सुपरमार्केट किस तरीके से इंडियन एग्रीकल्चर में चेंजेस लेकर आ रहा है। तो ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड है फूड प्रोसेसिंग से, काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड है ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन से। ये सारे टॉपिक्स लिस्टेड हैं। तो आपको इन चीज़ों को लिंक करना आना चाहिए और वो तभी होगा जब हर एक टॉपिक पर आपके पास नोट्स अवेलेबल हैं। अगर डेटा अवेलेबल है और फैक्ट्स अवेलेबल हैं तो आप बहुत ही अच्छा आंसर लिख सकते हैं इस पर। सेकेंड आता है एनवायरनमेंट का पार्ट। एनवायरनमेंट प्रीलिम्स के लिए हर कोई बहुत अच्छे से कवर करता है, सबको सारे लॉज, सारे स्कीम्स, सब कुछ ही याद करनी होती है और यही सारी चीज़ें आपको मेंस आंसर राइटिंग में भी काम आती हैं। और आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि इसके बहुत सारे टॉपिक्स आपको इंटरव्यू में भी काम आ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पोल्यूशन के टॉपिक पर मैंने हर एक पोल्यूशन पे नोट्स बना कर रखे थे, जो मैं मेंस के टाइम पे भी वही याद करती थी और मैं इंटरव्यू के टाइम पर भी उन्हीं चीज़ों को रिवाइज़ कर लेती थी। फिर साइंस एंड टेक का टॉपिक आता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्प्लीटली करंट अफेयर्स से मैंने प्रिपेयर किया था और मैं आपको भी ये एडवाइस करूँगी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी जनरली करंट डेवलपमेंट्स पे क्वेश्चन करते हैं और क्या एग्जिस्टिंग स्कीम्स क्या हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल नैनो टेक्नोलॉजी मिशन आपको पता होना चाहिए। फिर जो नई इमर्जिंग फील्ड्स हैं, साइबर फिज़िकल सिस्टम,
इंटरनेट ऑफ थिंग्स, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सब पे हमेशा नीति आयोग की या गवर्नमेंट की कोई ना कोई स्ट्रैटेजी पेपर रिलीज़ होता रहता है। तो यू शुड नो कि उसके मेन पॉइंट्स क्या हैं। आपको डिटेल में जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, थोड़ा बहुत ऊपर से आपको आइडिया होगा तो यू कैन राइट अ गुड आंसर। चौथा टॉपिक है सिक्योरिटी का। तो सिक्योरिटी में काफ़ी ज़्यादा स्टैटिक पोर्शन है और सिक्योरिटी एक ऐसा टॉपिक है जो कि जनरली लोग प्रीलिम्स में कवर नहीं करते हैं। तो सिक्योरिटी के लिए आपके पास थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हर एक इश्यू का, फॉर एग्ज़ाम्पल नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी का या जम्मू कश्मीर की प्रॉब्लम का, लेफ़्ट विंग एक्सट्रीमिज़म का, इन सब के पास आपका थोड़ा सा बैकग्राउंड होना चाहिए। और फिर व्हाट इज़ द करेंट स्टेटस कि कितना अभी उसकी वजह से क्या क्या इश्यूज़ आ रहे हैं, सरकार ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं और कितना इसको किस हद तक कंट्रोल कर लिया है, तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर इसका काफ़ी सारा पोर्शन आप इंटरनेशनल रिलेशंस में भी कवर कर सकते हैं, क्योंकि सिक्योरिटी का काफ़ी पोर्शन, फॉर एग्जांपल साइबर सिक्योरिटी और मैरीटाइम सिक्योरिटी, ये सब बहुत ही डीपली इंटर रिलेटेड है इंटरनेशनल रिलेशंस से। फॉर एग्जांपल मैरीटाइम सिक्योरिटी आप सिक्योरिटी में भी पढ़ेंगे, इसमें भी क्वेश्चंस आ सकता है, और आप इंटरनेशनल रिलेशंस में थ्रू वेरियस मल्टीलेटरल फोरम्स या फिर इंडियन ओशन कंट्रीज़ के साथ, एशियान के साथ इंडिया का क्या रिलेशन है और वो डिफेंस डिप्लोमेसी में या नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रोल में क्या कर रहे हैं। तो ये दोनों टॉपिक काफ़ी इंटर रिलेटेड हैं और आप काफ़ी हद तक देखेंगे कि एक दूसरे के क्वेश्चंस आपको लगेगा कि ये तो इंटरनेशनल रिलेशन में पढ़ा था, सिक्योरिटी में आ गया। तो यू हैव टू कीप इन माइंड कि कहाँ कहाँ पे कन्वर्जेंस हो रहा है टॉपिक में। फिर GS 4 का पार्ट आता है जो कि एथिक्स है। एथिक्स में आपको सबसे पहले तो जितने भी कीवर्ड्स क्वेश्चन पेपर में हैं सबकी आपके पास वन लाइन डेफिनेशन तो डेफिनेटली होनी चाहिए, चाहे वो सिंपल वर्ड्स क्यों ना हो। ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, इनकी भी डेफिनेशन आपके पास होनी चाहिए। कभी कभी क्वेश्चन आ जाएंगे आपके पास कुछ ना हो तो आप डेफिनेशन से शुरू कर सकते हैं। डेफिनेशन के बाद सेकंड आपके पास एग्जाम्पल्स होने चाहिए, रियल लाइफ के एग्जाम्पल्स, ग्रेट पर्सनालिटीज़ के एग्जाम्पल्स। आपको हर कीवर्ड के साथ आपको 2-3 एग्जाम्पल नोट डाउन करने ही हैं। जब आप ये एक बिल्डअप कर लेंगे तो आपके लिए आंसर्स को अप्रोच करना काफ़ी इजी होगा। और सबसे ज़रूरी पार्ट एथिक्स का होता है केस स्टडीज़। तो केस स्टडीज़ आपको ओवर एंड ओवर अगेन यू हैव टू प्रैक्टिस देम। Personally, for last 2 mains, I had gone through at least 60 to 70 case studies from different materials. बार बार प्रैक्टिस करने पे एक तो आपको पता चल जाते हैं कि क्या क्या स्टेप्स आपको लेने हैं, कैसे आप आंसर्स को कैटेगराइज करेंगे, डिफरेंट टाइप के सिचुएशंस में किस तरीके से आपको आंसर लिखना है। काफ़ी हद तक आपको पता होगा कि क्या सोल्यूशन देना है, बस प्रॉब्लम ये होती है किस तरीके से आप उसको प्रेजेंट करेंगे, क्या आर्ग्यूमेंट्स आप प्रेजेंट करेंगे, और ये तभी आता है जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे। तो ओवरऑल जीएस को लेकर मेरी यही स्ट्रैटेजी थी। तो इसमें आप ध्यान रखिएगा कि इसके लिए न्यूज़पेपर और कंटिन्यूस प्रैक्टिस, रिविज़न और एट द एंड वेरी कंसाइज नोट्स, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। जीएस 1, 2, 3, 4 की स्ट्रैटेजी डिस्कस करने के बाद अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, जो कि है आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है मेंस की प्रिपरेशन का, और बिना आंसर राइटिंग के फाइनल पेपर में 20 क्वेश्चंस आंसर करना विद इन 3 आवर्स बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप आंसर राइटिंग रेगुलर बेसिस पर करते रहें। कम से कम जब भी प्रीलिम्स का पेपर ख़त्म हो जाए उसके बाद आपको 4 महीने मिलते हैं, तो आपको उसमें स्ट्रैटेजाइज़ करना पड़ेगा कि आप हर GS 1, 2, 3, 4 के लिए आप ये डिसाइड करें कि कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन पेपर हर जीएस के लिए आपको अटेम्प्ट करना ही है। और फिर आप ये देख सकते हैं कि आपका कौन सा जीएस का पेपर है जिसमें आपको ज़्यादा वर्क करना है, उसके बेसिस पर आप डिसाइड करेंगे कितने नंबर ऑफ़ क्वेश्चन पेपर लिखने हैं। अब आंसर राइटिंग में सबसे बड़ा चैलेंज लोगों को ये आता है कि कौन से क्वेश्चंस का आंसर करें, या कौन सी कोचिंग का मटेरियल एक्सेस करें, या फिर ऑनलाइन क्वेश्चंस देखकर करें। तो करेंटली मार्केट में अभी इसके लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल बहुत सारी साइट्स पे आपको डेली आंसर राइटिंग चैलेंजेस मिल जाएंगे। बहुत लोगों को वो बेनिफिशियल लगता है, काफ़ी सारे टॉपर्स ने, मेरे फेलो एस्पिरेंट्स ने वो किया हुआ है। दूसरा है कि आपको एक कोचिंग की टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लें और उसकी टेस्ट सीरीज़ को रेगुलरली जब भी उसकी डेट हो या जब भी आप फुली प्रिपेयर्ड हो आप उसको जाके अटेम्प्ट करें।
आंसर राइटिंग में सबसे बड़ा चैलेंज ये आता है कि किस तरीके से इसको अप्रोच किया जाए। मार्केट में बहुत तरीके के सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारी ऑनलाइन साइट्स या कोचिंग्स हैं जो कि डेली आंसर राइटिंग्स ऑफ़र करती हैं। फिर बहुत सारी कोचिंग्स की टेस्ट सीरीज़ हैं जो कि आप उसको ज्वाइन करके रेगुलर बेसिस पे जब भी उसकी डेट हो या जब भी आप फुली प्रिपेयर्ड हो आप उसको जाके अटेम्प्ट करें। पर्सनली मैंने डेली आंसर राइटिंग से स्टार्ट किया था, पर आफ्टर अ वाइल कुछ दिनों बाद मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि ये मेरे लिए उतना बेनिफिशियल नहीं है, क्योंकि एक तो उस टाइम पर जब मैंने ये स्टार्ट किया था तब मेरी नॉलेज बेस उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। दूसरा, उस टाइम पे मुझे काफ़ी टाइम लगता था आंसर्स लिखने में, और तीसरा वो सारे क्वेश्चंस उसमें फाइनल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतने इम्पॉर्टेंट नहीं होते। तो फिर मैंने डेली आंसर राइटिंग स्टॉप करके फिर सबसे पहले मैंने अपना बेसिक पे फोकस करना शुरू किया था, करंट अफेयर्स ख़त्म किया। फिर जब प्रीलिम्स के बाद मैंने चेक किया कि हाँ मैं प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लूँगी, उसके बाद फिर मैंने हर पेपर वाइज, जैसे मैंने पहले बताया था, हर टॉपिक पे नोट्स प्रिपेयर करके उसको याद करके रिवाइज़ करके फिर मैंने आंसर्स लिखना शुरू किया। तो पर्सनली मैंने विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की थी 2018 के एग्ज़ाम के लिए, और उसमें मैंने उस टाइम पे मैंने करीब 10 से 12 टेस्ट ही अटेम्प्ट किए थे उस टाइम पर, क्योंकि मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिला था जीएस पे फोकस करने का। तो उसकी वजह से मेरे जीएस में उतने अच्छे मार्क्स भी नहीं आए थे। पर इस अटेम्प्ट के लिए मैंने कोई कोचिंग तो ज्वाइन नहीं की थी या कोई कोचिंग की टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन नहीं की थी। मैं बेसिकली लास्ट ईयर के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करती थी, उसको लिखने का ट्राई करती थी किस तरीके से कर पाऊँगी। और दूसरा, मार्केट में फ्रीली अवेलेबल क्वेश्चंस होते हैं, आप उसको लेकर आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मेरी यही स्ट्रैटेजी थी कि लास्ट ईयर के क्वेश्चंस पेपर में अटेम्प्ट करूँगी और मैं उन्हीं के आंसर्स लिखूँगी। तो इस साल मैंने कोई कोचिंग तो ज्वाइन नहीं की थी टेस्ट सीरीज़ के लिए, बट मैंने ये प्रोग्राम बना लिया था कि डेली एटलीस्ट 1 घंटा मैं क्वेश्चंस के आंसर्स लिखती थी। और जब भी कभी ऐसा होता था कि मैं क्वेश्चन के आंसर नहीं लिख पा रही हूँ, तो मैं क्वेश्चंस लेकर बैठती थी और उस पर मैं ब्रेनस्टॉर्मिंग करती थी कि क्या क्या कीवर्ड्स इसमें इम्पॉर्टेंट हैं और मुझे इस क्वेश्चन के लिए कितने पार्ट्स में आंसर को डिवाइड करना है, हर पार्ट में मुझे कितने पॉइंट लिखने हैं और वो पॉइंट क्या हो सकते हैं। तो मैं बस क्वेश्चंस को मेंटली ही कभी कभी प्रैक्टिस कर लेती थी। तो डेली बेसिस पे क्वेश्चंस करते रहना ये बहुत ही बेनिफिशियल होता है। आप ये क्वेश्चंस कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, चाहे पास्ट ईयर के क्वेश्चंस हो, चाहे किसी कोचिंग के क्वेश्चन हो। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप क्वेश्चन देख रहे हैं आप उसमें इंट्रोडक्शन सोच लीजिए। अगर आपको कोई डेटा पॉइंट पता है, कोई फैक्ट पता है, कोई डेफिनेशन पता है, तो आप सोच लीजिए कि मुझे ये लिखना है। फिर क्वेश्चन के सबसे पहले तो सारे कीवर्ड्स अंडरलाइन करिए कि वो किन किन चीज़ों पे फोर्स कर रहा है। कभी कभी ऐसा होता है आप क्वेश्चंस पढ़ेंगे और आपको लगेगा कि मुझे इसमें कुछ आंसर नहीं आता, तो उस टाइम पे आप कीवर्ड्स अंडरलाइन करिए और उन कीवर्ड्स को आप एड्रेस करते जाएंगे तो आपका एक क्वेश्चन बहुत ही वेल राउंडेड आंसर डेवलप हो जाता है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कीवर्ड्स पे ध्यान दीजिए और मेंटली ब्रेनस्टॉर्मिंग कंटिन्यूअसली आपकी होती रहनी चाहिए, चाहे वो जीएस का पेपर हो चाहे ऑप्शनल का पेपर हो, दोनों में ही ये बहुत ज़रूरी है। फिर आता है एथिक्स का पार्ट आंसर राइटिंग के लिए। तो एथिक्स में तो सबसे पहले आपको यही करना है कि डेफिनेशन, एग्जांपल्स आपको पता होने चाहिए, चाहे वो क्वेश्चन में पूछे ना पूछे, एग्जांपल लिखना है। यू शुड राइट गुड एग्जांपल्स, क्योंकि कभी कभी बस डेफिनेशन से चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती, तो आप एक अच्छे एग्जाम्पल देकर और उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कैसे ऑनेस्टी किसी के एक्शंस में रिफ्लेक्ट हो रही है, कैसे इंटीग्रिटी किसी के एक्शन में रिफ्लेक्ट हो रही है। तो ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। और दूसरा, केस स्टडी का प्रिपरेशन, आंसर राइटिंग का प्रिपरेशन करते रहिए। सेम चीज़ वहाँ भी जाती है, पहले स्टार्ट करिए कि आप बैठ के 3-4 पेजेस के आंसर लिखें। जैसे जैसे आपको कॉन्फिडेंस आता जाए कि आप अच्छा आंसर लिख सकते हैं, आप थोड़ा सा टाइम सेव करने के लिए शिफ्ट कर सकते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग पे, कि आप केस स्टडीज़ लेकर बैठ जाइए और सोचिए कि आपको इस पर क्या क्या लिखना है। तीसरा पार्ट आपको एथिक्स के आंसर राइटिंग में ये करना चाहिए कि आप जो भी आंसर्स लिख रहे हैं वो अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करें, देखिए कि उनके क्या इनपुट्स आते हैं। एथिक्स पे स्पेशली ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी वैल्यूज़ होती हैं जो आप मिस कर सकते हैं, जो हो सकता है कि आपने नहीं सोचा और वो बहुत ही ज़रूरी है आंसर के लिए। कोई ऐसा एस्पेक्ट हो जो आपने मिस कर दिया,
तो अगर आप फ्रेंड्स से डिस्कस करते रहते हैं तो इसके बहुत फ़ायदे होते हैं, आपको एक्स्ट्रा इनपुट्स मिलते हैं। दूसरा, सारे वो आंसर्स कंसोलिडेट होते जाते हैं। पर्सनली मुझे इससे बहुत बेनिफिट मिला था कि मेरे फ्रेंड्स हमेशा डिस्कस करते रहते थे, मैं भी डिस्कस करती रहती थी और एंड में मैं यही आंसर्स लिख कर आती थी। लास्ट पॉइंट इसमें यह है कि एथिक्स के लिए आप बहुत ज़्यादा मटेरियल्स को मत रेफ़र करिए। इन द एंड एथिक्स में मैंने इस तरीके से प्रिपरेशन की थी कि मेरे पास 4 पेज के नोट्स थे जिस पर डेफिनेशंस थे और एग्जाम्पल्स थे। तो जस्ट बिफोर एग्ज़ाम जो 2 घंटे होते हैं, मैंने बस वही डेफिनेशन और एग्जाम्पल देखे थे एथिक्स के पेपर के पहले। और अभी मार्क्स तो नहीं आए हैं तो मुझे नहीं पता कि ये कितना बेनिफिशियल रहा था, बट पर्सनली मुझे उस पेपर में जाने के पहले बहुत ही कामिंग और कॉन्फिडेंट फीलिंग आ रही थी कि मुझे अच्छे से आता है एथिक्स के बारे में और मैं काफ़ी अच्छे से अटेम्प्ट कर लूँगी, जो कि ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये आपको करना चाहिए, ये काफ़ी बेनिफिशियल होगा आपके लिए। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है कि आप कौन सी बुक्स या ऑनलाइन रिसोर्सेज रेफ़र कर सकते हैं इस एग्ज़ाम के लिए। तो सबसे पहले तो स्टैंडर्ड बुक्स की बातें करते हैं जो कि ज़रूरी है आपकी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन के लिए और आपका बेसिक नॉलेज डेवलप करने के लिए। तो प्रीलिम्स के लिए सबसे पहले पॉलिटी के लिए आपको लक्ष्मीकांत रेफ़र करनी है। आपको लक्ष्मीकांत की हर एक पेज थ्रू एंड थ्रू करना है, एटलीस्ट 3 से 4 बार रिवाइज़ करना है प्रीलिम्स के पहले, और मेंस के पहले भी आपको एक बार लक्ष्मीकांत देखना है। और पर्सनली मैं इंटरव्यू के पहले भी लक्ष्मीकांत देख कर गई थी, क्योंकि कई बार इंटरव्यू में ऐसे भी क्वेश्चन कर लेते हैं कि बिल पास करने का क्या प्रोसेस होता है, या फिर किस तरीके के मोशंस होते हैं, किस तरीके से पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव पे फाइनेंशियली उनको अकाउंटेबल होल्ड कर सकती है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि बहुत ही बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी चेक कर रहे हैं और आपको ये पता होना चाहिए। तो अगर आप लक्ष्मीकांत शुरू से बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करेंगे तो ये आपको हर एक स्टेज पे हेल्प करेगा। और याद रखिए, मेंस के पहले भी डेफिनेटली आपको एक बार लक्ष्मीकांत ज़रूर पढ़नी है, क्योंकि ये आपको पॉलिटी के क्वेश्चन में बहुत अच्छे आंसर्स लिखने में हेल्प करेगा। सेकेंड आता है इकोनॉमी। इकोनॉमी के लिए पर्सनली मैंने श्री राम की एक इकोनॉमी की बुकलेट है, मैंने वो रेफ़र की थी। और दूसरा करेंट अफेयर्स का मटेरियल, क्योंकि इकोनॉमी में मोस्टली बहुत सारी स्कीम्स आती हैं, बहुत सारे आपको न्यू डेवलपमेंट्स पता होनी चाहिए कि डेटा क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल जीडीपी जीडीपी ग्रोथ का क्या ट्रेंड है, या फिर इन्फ्लेशन का क्या ट्रेंड है, फूड ग्रेन्स का क्या ट्रेंड है, इज़ इट इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। तो ये सब बेसिक नॉलेज है। इसके लिए आपको सबसे पहले तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए, इन्फ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन, रिसेशन, ये सब चीज़ें तो आपको पता ही होनी चाहिए। इसके लिए आप कोई भी बेसिक सोर्स रेफ़र कर सकते हैं। मैंने श्री राम का किया था। दूसरा करंट अफेयर्स आता है और तीसरा इकोनॉमिक सर्वे आपको डेफिनेटली देखना है। और अगर आप ये कर सकते हैं तो डेफिनेटली लास्ट 2 इयर्स का इकोनॉमी का करंट अफेयर्स ज़रूर देखिए, क्योंकि अगर आपको ट्रेंड देखना है तो कम से कम आपको पिछले 2-3 सालों का पता होना चाहिए कि क्या रहा है ट्रेंड, किन चीज़ों में इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ा है, घटा है। ये सब चीज़ें आपको बेसिक याद नहीं करनी, रटनी नहीं है, आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि इज़ इट कंसिस्टेंटली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, क्या चल रहा है, ट्रेंड क्या चल रहा है। तो उसके लिए आपको 2-3 साल का करंट अफेयर्स देखना पड़ेगा। तीसरी चीज़ आती है जियोग्राफ़ी। जियोग्राफ़ी के लिए मैंने पहले ही बताया कि मैं बस एनसीईआरटी 11th 12th थ्रू आउट द प्रिपरेशन मैंने बस ये 2 किताबें पढ़ी थी। इसके अलावा आपको प्रीलिम्स के लिए मैप की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैप आपको मेजर ओशंस पता होने चाहिए, इंडिया की मेजर जियोग्राफिकल फीचर्स पता होने चाहिए, रिवर्स पता होनी चाहिए, उनकी ट्रिब्यूटरीज पता होनी चाहिए। तो ये बेसिक जो मैप का नॉलेज आपको होना चाहिए। और दूसरा बहुत ही केसेस में फॉर एग्जांपल इंडियन ओशन के बारे में, या फिर उधर इंडियन ओशन में क्या क्या कंट्रीज़ हैं इनके बारे में पूछते हैं। और आजकल काफ़ी कॉमन सेंस के बेसिस पे क्वेश्चन कर लेते हैं कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने में कितने स्टेट क्रॉस होंगे। तो ये सब चीज़ें आपको थोड़ा प्रीलिम्स के पहले इन सब चीज़ों पे प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए मैप की। मेंस के लिए आप बस अगर एनसीईआरटी की 11th 12th एक बार गो थ्रू कर लेंगे, उसको बार बार रिवाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं मेंस के जस्ट 5 to 10 डेज़ बिफोर मैं एक बार ये दोनों किताबें देख लेती थी जियोग्राफ़ी के लिए।
चौथा आता है मॉडर्न हिस्ट्री। उसके लिए आप एनसीईआरटी रेफ़र कर सकते हैं। पर्सनली मैंने स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री रेफ़र की थी प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी। प्रीलिम्स के लिए तो कम्प्लीटली आपको हर एक पेज पढ़ना है स्पेक्ट्रम का। मेंस के लिए आप ये कर सकते हैं कि स्पेक्ट्रम के हर चैप्टर के एंड में एक समरी होती है, आप उस समरी को गो थ्रू कर लें तो आपको मेजर पॉइंट्स पता चल जाएंगे कि फॉर एग्ज़ाम्पल 1921 में या फिर जो भी मूवमेंट्स हुए थे, गांधी जी का नॉन वायलेंट मूवमेंट्स थे, उसमें नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, दांडी मार्च था, इन सब चीज़ों की इम्पोर्टेंस क्या थी, इम्पॉर्टेंट डेट्स क्या थे। तो बेसिकली आपको अगर थोड़ा सा भी आइडिया रहेगा कि किस ईयर में क्या हुआ था, जो कि आपको समरी पढ़ के लग जाएगा, आप बहुत अच्छा आंसर लिख सकते हैं मेंस में। उसके बाद आता है कल्चर। कल्चर के लिए मैंने पर्सनली नितिन सिंघानिया की बुक रेफ़र की थी। उसके मैंने हर एक चैप्टर्स पढ़े थे और उसमें काफ़ी अच्छे से इंडिया के आर्ट फॉर्म्स को कवर किया गया है, पेंटिंग्स को, स्कल्पचर को, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी क्वेश्चंस हैं। फिर आपको इन सब के अलावा पता होना चाहिए कि इम्पॉर्टेंट प्लेसेस क्या हैं। और कल्चर में एक 12th की फ़ाइन आर्ट्स की बुक है, उसका मुझे अभी नाम नहीं याद आ रहा है, आई एम सॉरी फॉर दैट। 12th की एक कल्चर की बुक है, वो बहुत ही अच्छी बुक है, वो मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी क्योंकि उससे जो इंडिया के फॉर एग्ज़ाम्पल टेम्पल्स हैं या फिर स्तूपास हैं, विहारास हैं, किन प्लेसेस पे हैं, और बहुत सारे स्कल्पचर्स जो इंडिया में मिलते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल नटराजा का, इन सब की काफ़ी अच्छी सी हिस्ट्री, डिटेल्ड हिस्ट्री दे रखी है, जो कि पढ़ने में भी बहुत इंटरेस्टिंग लगती थी मुझे। और उसमें बहुत सारे प्लेसेस के नाम आते थे जो मैं याद कर लेती थी और वो फाइनली एग्ज़ाम में लास्ट ईयर प्रीलिम्स में मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल रही थी। कल्चर के बाद एनवायरनमेंट आता है। एनवायरनमेंट में मैंने शंकर की एनवायरनमेंट की बुक रेफ़र की थी। उससे आपका पूरा बेसिक एक तो प्रिपेयर हो जाएगा। उसमें आपको इकोसिस्टम, डिफरेंट काइंड ऑफ इकोसिस्टम, एनवायरनमेंट, बेसिक पोल्यूटेंट्स क्या हैं, इतने सारे जो प्रोटोकॉल्स हैं, क्योटो प्रोटोकॉल और ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस के लिए जो इतने सारे प्रोटोकॉल्स हैं, फॉर एग्जांपल मॉन्ट्रियल की गाली एग्रीमेंट, ये सब बेसिक्स आपको उसमें मिल जाएंगे कि इनके पीछे इनका ऑब्जेक्टिव क्या था, कब किस ईयर में किया था, क्या क्या इसके एम थे, वो सब आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए। सेकेंडली इसका करंट अफेयर्स, आपको रेगुलरली इन्वायरमेंट का आपको अपडेट करते रहना है, क्योंकि इन्वायरमेंट एक ऐसा चीज़ है जिस पे कंटिन्यूसली डिस्कशन होता रहता है। एवरी ईयर कॉन्फ्रेंस होते रहते हैं और देर आर टेंस ऑफ कॉन्फ्रेंसेस फॉर बायोडाइवर्सिटी, माइग्रेटरी स्पीसीज़, बहुत सारी चीज़ों पे बहुत कुछ होता रहता है। तो इसका करंट अफेयर्स बिल्कुल आपको हमेशा हर पॉइंट पे अपडेटेड रखना है। लास्ट आता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्प्लीटली मैंने करंट अफेयर से प्रिपेयर किया था, क्योंकि एक तो मुझे थोड़ा बेनिफिट मेरे बैकग्राउंड की वजह से भी था कि मैं फ़िज़िक्स, मैंने बीटेक किया था इंजीनियरिंग फ़िज़िक्स में, मेरा ऑप्शनल भी फ़िज़िक्स था, तो एक तरीके से वो वाला पोर्शन मुझे आता था। दूसरा ये था कि आपको जो करंट अफेयर्स मटेरियल्स है, जो भी डेवलपमेंट्स हैं, वो आपको पता होने चाहिए। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी बहुत ज़रूरी है कि आपको लास्ट 2-3 ईयर्स की चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि साइंस हमें इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। साइंस एक साल में नहीं इवॉल्व होता, तो अगर आपको लास्ट 2-3 साल के डेवलपमेंट्स नहीं पता है तो शायद आप क्वेश्चन को अच्छे से आंसर नहीं कर पाएंगे, आप गलत अटेम्प्ट कर लेंगे प्रीलिम्स में। तो ये मेन एरियाज़ हो गए। उसके बाद ऑनलाइन रिसोर्सेज की बात आती है, तो ऑनलाइन रिसोर्सेज में ज़्यादातर तो मैं ऑफ़लाइन मटेरियल ही रेफ़र करती थी, बट आप करंट अफेयर्स ऑनलाइन रेफ़र कर सकते हैं। बहुत सारे डेली करंट अफेयर्स की प्रोग्राम्स चल रहे हैं, उसमें आप छोटे पॉइंट्स जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के छोटे छोटे डेवलपमेंट्स आप नोट कर सकते हैं। बट पर्सनली मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था। मैं मंथली करंट अफेयर्स विजन आईएएस की बुकलेट आती थी, मैं उसी से प्रिपेयर करती थी, क्योंकि उससे काफ़ी कंसोलिडेटेड वर्जन मिलता था और मुझे पता रहता था कि इतना स्पेसिफिक चीज़ें मुझे पढ़नी है, इसको बार बार रिवाइज़ करनी है, ये मुझे काफ़ी हेल्प करेगी। तो बुक्स और ऑनलाइन रिसोर्सेज में मेरे पर्सनली यही सोर्सेज थे। इसके अलावा आपका सबसे इम्पॉर्टेंट रिसोर्स होना चाहिए न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर आपको डेली पढ़ना है। ये मैंने किया था। पिछले 3 सालों से ऐसा कभी नहीं गया कि मैंने न्यूज़पेपर ना पढ़ा हो। और
इंटरव्यू के लिए इनफैक्ट आपको 1 महीना पहले आपको कम से कम 2 या 3 न्यूज़पेपर आप रेफ़र कर सकते हैं। इससे आपकी डेप्थ में नॉलेज बढ़ जाती है। और न्यूज़पेपर में कभी-कभी अब ऐसे भी सेक्शंस आते हैं जो कि डिस्कस कर रहे होते हैं कि अलग अलग स्टेट्स में किस तरीके के इमर्जिंग आर्ट फॉर्म्स हैं, या फिर किस तरीके से अलग अलग स्टेट्स जो है अपने आर्ट फॉर्म्स को रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे जीआई टैग्स जो न्यूज़ में आता है, ये आपको न्यूज़पेपर में भी मिल जाता है। तो वो एक तो पर्सनली मुझे इंटरेस्टिंग लगता था, तो मैं हमेशा पढ़ती रहती थी। और वो मुझे प्रीलिम्स में मुझे अच्छे से पता है कि मेरे कम से कम 2 क्वेश्चंस मैंने बिकॉज ऑफ दैट सही कर लिए थे। तो अगर आपको ऐसी चीज़ें इंटरेस्टिंग लगती हैं तो वो भी पढ़ते रहिए, उसमें कोई नुकसान नहीं है। तो इस तरीके से अगर आप अपना मटेरियल सोर्सेज लिमिटेड रखेंगे और बार बार रिवाइज़ करेंगे एट एवरी स्टेज, तो वो आपको मुझे लगता है कि आपके एक तो नॉलेज बेस आपका कंसोलिडेट होता रहेगा, दूसरा आप अपने आप को बेटर तरीके से प्रेजेंट कर पाएंगे। जब आप सेम फ्रेजेस, सेम वर्ड्स बार बार रिवाइज करते रहते हैं तो वो आपके आंसर्स में, आपके इंटरव्यू में भी रिफ्लेक्ट होता है कि आपको इस चीज़ के बारे में पता है। और ये कॉन्फिडेंस और इस तरीके का प्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी है अच्छे मार्क्स लाने के लिए। तो बुक्स और रिसोर्सेज के बारे में मैं बस इतना कहना चाहूँगी। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं कि आपको अपना टाइम टेबल कैसे मैनेज करना है, आपको अपना शेड्यूल कैसे बनाना है। तो मैंने खुद अपना डेली शेड्यूल मेरा रहता था कि मुझे 9 से 10 घंटे की पढ़ाई डेली करनी है। और हर स्टेज पे, फॉर एग्ज़ाम्पल जब प्रीलिम्स का एग्ज़ामिनेशन होता था तो मैं 2 महीना मेरा होता था कि बस प्रीलिम्स के लिए रखना है, क्योंकि मुझे खुद से बहुत सारे टेस्ट प्रैक्टिस करने होते थे। उसके बाद ही मुझे कॉन्फिडेंस आता था कि आई एम प्रिपेयर्ड फॉर प्रीलिम्स। तो प्रीलिम्स के टाइम टेबल की बात करते हैं तो प्रीलिम्स में मैं हमेशा किसी एक कोचिंग का आप टेस्ट सीरीज़ उठा सकते हैं। जनरली अभी क्या होता है कि 35 से 40 टेस्ट होते हैं एक कोचिंग के टेस्ट सीरीज़ में। तो वो 35-36 टेस्ट सॉल्व करने के लिए मैं जब 2 महीने पहले स्टार्ट करती थी तो मेरा ये प्रोग्राम होता था कि मुझे हर दिन एक टेस्ट सॉल्व करना है। कि थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, क्योंकि आपको 1.5 से 2 घंटे लगेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में, उसके आंसर चेक करने में, एंड देन आपको आंसर रीड भी करने हैं जो कि बैक ऑफ द टेस्ट सीरीज़ दिया होता है। ये काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस होता था, ये 3 से 4 घंटे लग जाते थे मुझे ये करने में, पर ये मैं डेली करती रहती थी। कभी कभी जब थोड़ा फ्रस्ट्रेशन होता था तब मैं सारे क्वेश्चन ना अटेम्प्ट करके बस 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करती थी एक दिन, देन अगले दिन 50 कर लो। तो इस तरीके से मेरा प्रीलिम्स की प्रिपरेशन होती थी। तो उस टाइम पे आपके 3 से 4 घंटे टेस्ट सॉल्व करने में जा सकते हैं अगर आप डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर आप थोड़ा और पहले से कर रहे हैं, 3-4 महीने पहले से कर रहे हैं, तो आपके लिए थोड़ा और इजी हो जाएगा टेस्ट सॉल्व करना। तो वो आप अपनी प्रिपरेशन लेवल के हिसाब से देख लीजिए। सिंस मैं 2 साल से पहले 2016 से प्रिपेयर कर रही थी तो मेरा थोड़ा नॉलेज और रिवीजन पहले से हो रखा था। तो 2018 के एग्ज़ाम के लिए मुझे पता था कि मैं टेस्ट अप्रोच कर सकती हूँ डायरेक्टली। तो डेली टेस्ट सॉल्व करती थी और फिर डेली 3 से 4 घंटे मेरा रिवीजन का शेड्यूल होता था। तो मेरा वीकली शेड्यूल में प्रिपेयर करती थी कि इस वीक में मुझे इतनी चीज़ें ख़त्म करनी है। जैसे साइंस एंड जैसे एनवायरनमेंट के मुझे अगर मान लीजिए मुझे 10 चैप्टर ख़त्म करने हैं इस वीक में, तो मैं डेली बना लेती थी प्रोग्राम कि मुझे कितना टाइम लगेगा। अब साथ में मैं एनवायरनमेंट पढ़ रही हूँ, साथ में डेली एक टेस्ट सॉल्व कर रही हूँ। और प्रीलिम्स के थोड़ा पहले मैं न्यूज़पेपर को थोड़ा कम टाइम देती थी। जनरली मुझे 1-2 घंटा लगता था न्यूज़पेपर ख़त्म करने में, पर मैं प्रीलिम्स के टाइम पे कभी कभी आधा घंटा 1 घंटे में न्यूज़पेपर फिनिश कर देती थी। उसके बाद ये आपका 10 आवर का शेड्यूल प्रीलिम्स के पहले बन जाएगा। और फिर इसमें आपके 8 से 9 घंटे लग गए और लास्ट के 1 घंटा आप या तो राज्यसभा टीवी का कोई वीडियो देख सकते हैं, डिबेट देख सकते हैं, या फिर आपने जो पहले पढ़ रखा है उसको रिवाइज़ कर लीजिए। तो ये थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी मैं 1-2 घंटे की दिन में रखती थी वो करने के लिए जो मुझे अच्छा लगता था। सिर्फ पूरे दिन सिर्फ पढ़ाई करके थोड़ा माइंड भी थक जाता है, तो उस हिसाब से आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा कि थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी आप अपने पढ़ाई में रखिए।
फिर मेंस की बात आती है, तो मेंस में आपको प्रीलिम से मेंस के बीच में 4 महीने का टाइम मिलता है। उसमें आपको प्रायोरिटाइज़ करना है। सबसे पहले मैं दिन में न्यूज़पेपर पढ़ती थी, मुझे 2 घंटा लगता था ब्रेकफास्ट न्यूज़पेपर दोनों साथ में फ़िनिश करने में। फिर उसमें जो भी आपको अंडरलाइन करना है, नोट्स बनाने हैं, वो आप तभी देख लीजिए न्यूज़पेपर में क्या आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, उसको तभी नोट डाउन कर लीजिए। फिर न्यूज़पेपर करने के बाद मैंने पहले बताया मेरा वीकली शेड्यूल होता है, तो वीकली मैं हर वीक के पहले ये देख लेती थी कि मुझे फ़िज़िक्स का कितने यूनिट ख़त्म करने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल फ़िज़िक्स में 1 यूनिट मुझे 1 हफ़्ते में करना है, तो उसमें पर डे मुझे क्या क्या पढ़ना है। और फिर उसके साथ ही मैं ये अपना प्लान करती थी कि जीएस के किस पेपर के मुझे कितने टॉपिक्स उस वीक में साथ में ख़त्म करने हैं। तो अगर मैंने जीएस 4 के 3 टॉपिक उठा लिए कि इस वीक में करने हैं, तो मैं हर दिन 2-2 घंटा एथिक्स को देती जाऊंगी वो टॉपिक्स ख़त्म करने के लिए। तो आपका 2 घंटा न्यूज़पेपर में 3 से 4 या 5 घंटे आपका ऑप्शनल पढ़ने में चला जाएगा। 2 से 3 घंटे आप अपने जीएस के लिए डेली निकाल लीजिए। और फिर एट द एंड ऑफ द डे या कभी भी उस टाइम पे मैं बस आरएस टीवी, राज्यसभा टीवी के डिबेट्स देखती थी, या फिर कोई नॉर्मल न्यूज़ प्रोग्राम हुआ, या फिर कोई भी आपको जो भी न्यूज़ चैनल का कुछ भी पसंद हो आप उसको देख लीजिए। वो भी हेल्पफुल रहता है आपकी नॉलेज बिल्ड करने में, आपका ओपिनियन बिल्ड करने में। वो थोड़ा सा एक रिलैक्सिंग पार्ट भी होता है डे का, और वो पार्ट भी होता है कि जब आप पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो इस तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं। फिर एंड का 1 घंटा आप आंसर राइटिंग के लिए, या फिर मेंटली जो मैंने ब्रेनस्टॉर्मिंग की बात कही थी उसके लिए आप 1 घंटा रख लीजिए। तो इस तरीके से 9 से 10 घंटे आपकी डेली पढ़ाई हो जाएगी। और साथ में जब भी आप शेड्यूल बनाएं, हमेशा एक फ्लेक्सिबिलिटी रखिए थोड़ी सी। कभी कभी आपके ऐसे दिन आएंगे कि आप नहीं पढ़ना चाहते, तो उसके लिए भी आपके पास टाइम होना चाहिए। आप 4 महीने लगातार कोई भी नहीं पढ़ सकता है, उसके लिए आपके पास टाइम होना चाहिए। तो अगर आपको फ्लेक्सिबिलिटी लानी है, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि बहुत ज़्यादा एम्बिशियस नहीं होना है अपने प्रोग्राम में, कि आप बहुत सारा मटेरियल पढ़ने जा रहे हो, बहुत सारी चीज़ें करने जा रहे हो। जब वो कंप्लीट नहीं होगा एंड तक, तो एक तो आप थोड़ा डीमोटिवेट हो सकते हैं। दूसरा, अगर आप बहुत ज़्यादा चीज़ों पर फोकस करेंगे तो आपको रिविज़न का टाइम नहीं मिलेगा। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इन 4 महीनों में अपना मटेरियल्स लिमिटेड रखने हैं, और आपको इनफ टाइम आंसर राइटिंग और टेस्ट राइटिंग के लिए भी देना है। डेली आंसर राइटिंग के अलावा ये भी ज़रूरी है कि आप ऑप्शनल और जीएस के लिए टेस्ट अटेम्प्ट करें, और उसको चेक भी करा के ले आना है आपको। तो वीक में एक दिन, फॉर एग्ज़ाम्पल संडे या सैटरडे में एक दिन रखती थी जिस दिन मेरी कोई नई पढ़ाई नहीं होती थी, बस मैं टेस्ट लिख रही होती थी। तो फॉर एग्ज़ाम्पल सैटरडे को फ़िज़िक्स का 1 यूनिट का टेस्ट आ गया 3 घंटे का, वो आपको लिखना है, फिर उसको चेक कराना है। उसमें टेस्ट लिखने के बाद डेफिनेटली हर कोई थक जाता है, तो उस दिन और कोई पढ़ाई नहीं हो पाती है। फिर आपको इसी बीच में आपको ऐसे डेज़ अलॉट करने पड़ेंगे जिस दिन आप एस्से की प्रैक्टिस कर रहे होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं हर 2 हफ्ते में एक एस्से पेपर लिखती थी, तो मेरा एवरी 15th डे एक एस्से का पेपर लाकर उसमें 2 एस्से के क्वेश्चंस होते हैं। यू हैव टू अटेम्प्ट इन 3 आवर्स, वो आपको पता है। तो आपको उस हिसाब से एक फ्लेक्सिबल बट काफ़ी एफिशिएंट शेड्यूलिंग करनी पड़ेगी आपको मेंस की पढ़ाई के लिए। इंटरव्यू के लिए मेरा टाइम टेबल ये रहता है कि जब भी आपका रिज़ल्ट आ जाएगा, आप इंटरव्यू की प्रोसेस में इन्वॉल्व हो जाओगे। तो इंटरव्यू में तो आपको पता है कि आपको अपना डाफ प्रिपेयर करना है बहुत अच्छे से, तो उसके टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। आपको 2 से 3 न्यूज़पेपर डेली करना है, तो न्यूज़पेपर में आपका काफ़ी सारा टाइम 3 से 4-5 घंटे लोगों के चले जाते हैं न्यूज़पेपर करने में, बट इट इज़ टोटली वर्थ इट। आपको न्यूज़पेपर से हमेशा अपडेटेड रहना है। फिर आपके डैफ के टॉपिक्स आपको प्रिपेयर करने हैं, वो बहुत अच्छे से करना है। पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि सिर्फ डैफ तक ना लिमिटेड रहें। कई बार ऐसे अनएक्सपेक्टेड इंटरव्यूज़ हो जाते हैं जिसमें आपके डैफ से बिल्कुल भी क्वेश्चन ना करके करंट अफेयर्स या जीएस के क्वेश्चन करेंगे। तो इसका सबसे अच्छा तरीका जो मैंने बताया कि आप जीएस के नोट्स जो आपने मेंस के टाइम पे प्रिपेयर किए थे, आप उसको एक बार गो थ्रू कर लें ऊपर से। सब कुछ रटने की ज़रूरत नहीं है इस बार, बस आपको ऊपर से आप देख लीजिए कि क्या क्या पॉइंट्स हैं, क्या क्या टॉपिक्स हैं जिसको आप ऐड कर सकते हैं। तो ये एक तरीके से काफ़ी हेल्पफुल होता है आपका इंटरनेशनल रिलेशंस या फिर सिक्योरिटी के टॉपिक्स प्रिपेयर करने में। तो इसके लिए आपको फिर से एफ़र्ट डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको इसके लिए अलग से क्लासेस लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
सिविल सर्विसेज एग्ज़ामिनेशन 2019 मेरा थर्ड अटेम्प्ट था। तो अब इस पे बातें करते हैं कि मैंने पहले के अटेम्प्ट्स में क्या मिस्टेक्स की थी और मैंने उससे क्या सीखा। फ़र्स्ट अटेम्प्ट जब मैंने 2017 में दिया था, उस टाइम पे मैं प्रीलिम्स नहीं क्लियर कर पाई थी। मेरे बस 98 मार्क्स आए थे। उस टाइम पे मुझे याद है कि मैंने रिवीजन पे ज़्यादा फोकस नहीं दिया था। करंट अफेयर्स मेरा उतने अच्छे से प्रिपेयर्ड नहीं था। तो सेकंड अटेम्प्ट के लिए मेरा बहुत ज़्यादा फोकस सबसे पहले प्रीलिम्स क्लियर करने पे था। तो उस टाइम पे मैंने प्रीलिम्स के लिए, जैसे मैंने बताया, बहुत टेस्ट सीरीज़ 30 से 40 टेस्ट लगाए थे मैंने हर चीज़ कम से कम 3 से 4 बार रिवाइज़ की थी। और 1 साल पहले से मैं करंट अफेयर्स पढ़ ही रही थी, तो मैंने उसको भी, और उस साल का करंट अफेयर, तो 2 साल का करंट अफेयर्स रिवाइज़ किया था। और मैंने ये फ़ोकस किया था प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। तो मैं 90 प्लस क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आई थी सेकेंड अटेम्प्ट में। इस मेरी स्ट्रैटेजी से मुझे काफ़ी बेनिफिट मिला था। फिर सेकेंड अटेम्प्ट में मैंने सबसे बड़ी गलती ये की थी कि मैंने एसए और जीएस 1 एंड 3 पर बहुत ही कम फोकस किया था। मैंने जीएस 2, जीएस 4 के लिए प्रैक्टिस भी की थी, काफ़ी क्वेश्चंस भी प्रिपेयर किए थे बिफ़ोर गोइंग टू द एग्ज़ाम। उसके लिए काफ़ी डीप में पढ़ाई की थी, बट जीएस 1 एंड 3 के लिए उतने अच्छे से नहीं किया था। फॉर एग्ज़ाम्पल सोसाइटी मैंने बिल्कुल भी कवर नहीं किया था, और एग्रीकल्चर का पोर्शन मैंने उतने अच्छे से नहीं किया था। बस मैं करंट अफेयर्स का मटेरियल पढ़ के चली गई थी, उसके लिए मैंने कोई नोट्स नहीं बनाए थे। और एसए में के लिए मैंने बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं की थी। वो मेरे लिए बहुत ही वीक पॉइंट था, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी डेफिनेटली मैंने एसए में बिल्कुल भी अच्छा स्कोर नहीं किया था। मेरे बस 109 मार्क्स आए थे। और ये मिस्टेक मैंने एग्ज़ाम के टाइम पे रियलाइज़ कर ली थी, और जब मार्क्स आए तो तब भी ये पता चल गया कि ये तुम्हारे एरियाज़ ऑफ वीकनेसेस हैं। उस टाइम पे मैंने अच्छी चीज़ें ये की थी कि उस टाइम पे मैंने ऑप्शनल पे बहुत ज़्यादा फोकस किया था। मैंने पिछले साल के क्वेश्चंस सॉल्व किए थे, मैंने प्रॉपर्ली टेस्ट सीरीज़ अटेंड की थी ऑप्शनल के लिए, और सारे टॉपिक्स बहुत ही डेप्थ में जाकर पढ़े थे, उस पर खुद से नोट्स बनाए थे, जिसका बेनिफिट मुझे थर्ड अटेम्प्ट में भी मिला था। फिर सेकंड अटेम्प्ट का जब रिज़ल्ट आया, 489th रैंक आई थी और उसके मार्क्स आए, तो मुझे पता चल गया कि मेरे वीक पॉइंट्स एसए और जीएस के ही थे। तो फिर मैंने इस अटेम्प्ट के लिए ये प्रायोरिटाइज़ किया कि मुझे इन पे काफ़ी प्रैक्टिस करनी है और इन पे नोट्स बनाने हैं। मैंने एग्जैक्टली वही किया। मेरे पास एथिक्स और जीएस 2 का काफ़ी सारा मुझे पहले से पता था कि क्या करना है। इस बार जीएस 3 के लिए मैंने सारे टॉपिक्स पे नोट्स बनाए थे, और जीएस 1 में सोसाइटी पे मैंने काफ़ी फोकस किया था। और एसए के लिए मैं वही कि हर 2 वीक्स में जाकर एक टेस्ट लिखना होता था मुझे, 2 टॉपिक्स पर एसए लिख कर आती थी। तो इससे मुझे ये हो गया था कि मेरा टाइम मैनेजमेंट बहुत इम्प्रूव हो गया था। मैं 3 घंटे के अंदर 2 एसेज प्रॉपरली 1000 वर्ड्स के लिख पाती थी। और इस टाइम पे मैंने थोड़े ये भी देखे कि किस तरीके के टॉपिक्स मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं और किस तरीके के टॉपिक्स मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स नहीं हैं। तो जब आप ये रियलाइज़ कर लेते हैं, तो फाइनल एस्से में भी आप उस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं। फिर थर्ड अटेम्प्ट के लिए ऑप्शनल की मेरी सेम स्ट्रैटेजी थी जो मेरी पहली थी। मैंने जितनी पढ़ाई लास्ट टाइम की थी, उतनी पढ़ाई इस बार भी की थी। फिर प्रीलिम्स के लिए भी मेरी सेम स्ट्रैटेजी थी सेकेंड अटेम्प्ट जैसी, क्योंकि मुझे पता था कि जो मैंने सेकेंड अटेम्प्ट में किया था वो बहुत ही फ्रूटफुल था। सेम चीज़ें मैंने फिर से की, बार बार बुक्स रिवाइज़ की थी, जो स्टैंडर्ड बुक्स थी, करंट अफेयर्स पढ़ा था, और 30 से 40 टेस्ट प्रैक्टिस किए थे। और थर्ड अटेम्प्ट में भी मैं 93-94 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आई थी। तो ये मेरी कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स थे और वीक पॉइंट्स थे जिन पे मैंने काम किया, और आई थिंक बिकॉज ऑफ वर्किंग ऑन दीज पॉइंट्स इन अ वेरी फोकस्ड मैनर हैज़ गिवन मी अ गुड रिज़ल्ट। अब कुछ डूज़ एंड डोंट्स की बातें करते हैं कि इस एग्ज़ाम के लिए आपको किन किन चीज़ों पे फोकस करना है। तो जैसा कि मैं ऑलरेडी बता रही हूँ कि आपको कंसिस्टेंट होना है, आपको रेगुलरली प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की, आपको काफ़ी हार्ड वर्किंग होना पड़ेगा, आपको अपने मटेरियल्स जो है वो कंसाइज नोट्स उसके बनाने पड़ेंगे, ताकि जस्ट बिफोर एग्ज़ाम्स आप उनको रिवाइज़ कर सकें। आप एग्ज़ाम के पहले बहुत कुछ रिवाइज़ नहीं कर सकते, ये आपको ध्यान रखना है। आपको टेस्ट लिखने हैं, आपको चेक कराने हैं।
इसके लिए बहुत ही फोकस और एफ़र्ट की ज़रूरत पड़ती है। और नेक्स्ट आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने स्टडी ग्रुप अगर आपका कोई है तो उनके साथ क्वेश्चंस डिस्कस करते रहिए, इससे आपका नॉलेज कंसोलिडेट होता रहेगा। डोंट्स में आते हैं तो सबसे पहले तो डू नॉट वेस्ट योर टाइम ऑन सोशल मीडिया। इससे सोशल मीडिया का और इस एग्ज़ाम का बहुत ही पता नहीं, पर्सनली आई डोंट नो व्हाट रिलेशन देयर इज़, अगर आपको उससे कोई बेनिफिट मिलता है। पर्सनली मुझे लगता था कि उससे कोई बेनिफिट नहीं है, तो मैं बिल्कुल भी एक्टिव नहीं थी सोशल मीडिया पे। दूसरा, डोंट बी टू एम्बिशियस विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ़ मटीरियल्स दैट यू कैन कवर। यूर ओनली अ पर्सन, यूर अ ह्यूमन बीइंग। आप बहुत ही लिमिटेड मटीरियल्स ही आप पढ़ाई करके रिवाइज़ कर सकते हैं, तो अपने मटीरियल्स लिमिटेड रखिए, ज़्यादा एम्बिशियस मत होइए। और तीसरी सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि आप कम्प्लीटली कोचिंग इंस्टीट्यूशंस पर मत डिपेंडेंट रहिएगा। जो उन्होंने क्लास में पढ़ाया वो बहुत ही एक लिमिटेड पार्ट होता है इस एग्ज़ामिनेशन का। आपको भी पता है कि ये बहुत ही डायनेमिक एग्ज़ामिनेशन है, क्वेश्चंस किस तरीके से वो फ्रेम करते हैं उसको आपको समझना आना चाहिए, उसकी क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। और वो कोचिंग में आपको कोई नहीं पढ़ाता है, वो आपको प्रैक्टिस के थ्रू ही आता है। वो आपको अपने आंसर राइटिंग और इवैल्यूएशन के बाद समझ आता है कि आपने कहाँ मिस्टेक की है और वो कहाँ इम्प्रूव करना है। तो आपकी क्रिटिकल एनालिसिस और अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए आप कोचिंग्स पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि बस आपने जो कोचिंग में पढ़ा है वो इनफ नहीं है, आपको कंटिन्यूसली मेहनत करनी पड़ेगी। मेरे इंटरव्यू यानी कि पर्सनालिटी टेस्ट में 5 मेंबर्स थे पैनल में। उन्होंने मुझसे बहुत सारे रेंज ऑफ टॉपिक पे क्वेश्चंस किए थे। सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस जो थे वो एक तो चाइना और पाकिस्तान का इशू, जो कि अभी करेंटली न्यूज़ में भी है, उस पर क्वेश्चन किया गया था कि चाइना का मोटिव क्या है, पाकिस्तान चाइना के साथ क्यों कोलैबोरेट कर रहा है, और चाइना किस किस तरीके से पाकिस्तान को एक तो यूज़ कर रहा है, और क्यों इंडिया पाकिस्तान से पीओके वापस नहीं ले सकता, या फिर अभी क्यों नहीं ले रहा है, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स, हम वॉर क्यों नहीं डिक्लेयर कर सकते उनके अगेंस्ट। तो इस तरीके के काफ़ी क्वेश्चंस थे चाइना पाकिस्तान पे। एक तो ये न्यूज़ में भी था और इस पर मैंने काफ़ी प्रिपरेशन भी की थी, तो ये क्वेश्चन को अप्रोच करना ईजी था मेरे लिए। और इस पर काफ़ी डिस्कशन हुआ था, इट वाज नॉट जस्ट क्वेश्चन आंसर, तो डिस्कशन काफ़ी बैलेंस्ड डिस्कशन हुआ था। दूसरा बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, दिल्ली पोल्यूशन के बारे में क्वेश्चन किया गया था, और कैसे इसको रिड्यूस कर सकते हैं, क्या स्टेप्स ले सकती है सरकार, और वेमेन एम्पावरमेंट के लिए क्या करना चाहिए, इसके लिए गवर्नमेंट क्या स्टेप्स ले रही है, और पर्सनली लोगों को कैसे सेंसिटाइज करना है इस इश्यू की टूवर्ड्स। थर्ड मुझे सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट लगा था इंटरव्यू डिस्कशन का था, वो फ़िज़िक्स के क्वेश्चन थे। एक मेंबर ने कम्प्लीटली मुझसे फ़िज़िक्स के क्वेश्चन किए थे, देवर अबाउट 14-15 क्वेश्चंस ऑन फ़िज़िक्स। उसमें से भी मोस्टली क्वांटम फ़िज़िक्स पे क्वेश्चन थे, और करंट अफेयर्स फॉर एग्जांपल ग्रेविटेशनल वेव्स पे। तो ये सब मेरे काफ़ी फेवरेट टॉपिक्स रहे हैं, इस पे मैं प्रिपेयर करके भी गई थी। तो इवन फॉर इंटरव्यू मैंने फ़िज़िक्स की पढ़ाई कर ली थी एक बार कि मुझे बेसिक डेफिनेशंस, बेसिक कॉन्सेप्ट्स तो याद ही होने चाहिए। और मैं इस बात को लेकर काफ़ी खुश हूँ कि वो जो मैंने पढ़ाई की थी वो काम आई, और मेरा फ़िज़िक्स का डिस्कशन इतना अच्छा था, मैंने सारे क्वेश्चन आंसर कर लिए थे कि मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट फ़ील कर रही थी। तो मेरा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस काफ़ी स्मूथ और काफ़ी अच्छा रहा था, मैं कहूँगी। फिर बात आती है कि मॉक इंटरव्यूज़ का क्या रोल होता है आपकी पर्सनालिटी टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए। तो मुझे लगता है मॉक इंटरव्यू काफ़ी ज़रूरी होते हैं, क्योंकि देखिए आपका नॉलेज का टेस्ट प्रीलिम्स में हो गया, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्रिटिकल एनालिसिस का टेस्ट मीन्स में ले रहे हैं। पर्सनालिटी टेस्ट में आपका यही जो 2 एरियाज़ हैं, आपकी नॉलेज और क्रिटिकल एनालिसिस, आप इसको प्रेजेंट कैसे करते हैं, इसका टेस्ट है। तो प्रेजेंटेशन स्किल्स आपकी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसमें वो चेक करते हैं आपकी ऑथेंटिसिटी, आप कितना पैशनेट हैं किन इश्यूज़ को लेके। आप डैफ में काफ़ी कुछ अपने लिखेंगे कि आप इंटरेस्टेड हैं
किसी कॉज में इंटरेस्टेड हैं, किसी एक्टिविटी में इंटरेस्टेड हैं, तो आपका पैशन, आपकी ऑथेंटिसिटी एक तरीके से आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स में झलकती है। तो उस पर काम करने के लिए ज़रूरी है कि आप कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करें। तो इसका तरीका है, एक तो आप मिरर के सामने जाकर क्वेश्चंस का आंसर करें, पर इसमें आपको फीडबैक नहीं मिलता है। दूसरा तरीका है कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ प्रैक्टिस करें, ये काफ़ी बेनिफिशियल होता है। ये भी एक तरीके से आप मॉक का पार्ट समझ सकते हैं, क्योंकि आपका फ्रेंड आपसे क्वेश्चन कर रहा है, आप आंसर कर रहे हैं, वो आपको फीडबैक देगा। ये काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज होती है। इसको डेली अगर आप आधे से 1 घंटा करेंगे तो बहुत हेल्प मिलती है। फिर तीसरा पार्ट आता है मॉक इंटरव्यू का, जिसमें कोचिंग इंस्टीट्यूशंस जनरली एक पैनल अरेंज करती हैं, जहाँ पर 3 से 4 मेंबर या 5 मेंबर होते हैं जो कि अपनी फील्ड में काफ़ी नॉलेजेबल होते हैं, करंट अफेयर्स की उन्हें काफ़ी नॉलेज होती है, वो आपसे क्वेश्चंस करते हैं। तो ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट एक्सपीरियंस होता है, बिकॉज़ वहाँ पर आपको सबसे पहले एक्सपीरियंस होता है कि आप 4-5 एक्सपीरियंस्ड नॉलेजेबल पीपल से कैसे आप डिस्कशन कर सकते हैं, कैसे उनके क्वेश्चन को सेटिस्फैक्टरीली आंसर कर सकते हैं। तो पर्सनली दोनों साल CSE 2018 और 2019 के लिए मैंने मॉक इंटरव्यूज़ लिए थे और मुझे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिला था, काफ़ी अच्छे फीडबैक मिले थे। एक तरीके से पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कोशिश की थी उन्होंने, जो कि फ़ाइनल इंटरव्यू प्रोसेस में भी ऐसा ही होता है। मुझे पर्सनली फ़ील हुआ था कि काफ़ी फ्रूटफुल डिस्कशन हो रहा है टॉपिक्स के बारे में। इट इज़ अ फ्रेंडली कॉन्वर्सेशन। यहाँ पे नोबडी इज़ अगेंस्ट यू, कोई आपको एडवर्सली जज नहीं कर रहा। दे आर जस्ट लुकिंग कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है। वहाँ पे कोई आपको जजमेंट पास करने के लिए नहीं है। तो ये आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आपका डर, आपकी एंग्जाइटी, आपकी नर्वसनेस कम होती है। और पैनल्स के सामने अपेयर करने का बहुत ही बेनिफिट होता है। बिफोर द फाइनल इंटरव्यू आई वाज कॉन्फिडेंट कि ठीक है, आई हैव अ डिसेंट पर्सनालिटी एंड आई हैव अ डिसेंट प्रेजेंटेशन स्किल्स। इवन इफ आई डोंट नो अबाउट अ फ्यू थिंग्स, it will not matter, because for most of the questions that are for critical analysis, I will be able to handle them satisfactorily. तो ये एक्सपीरियंस मुझे मॉक इंटरव्यूज़ के बाद ही आया था। इस प्रिपरेशन के प्रोसेस में आपको डेली 9 से 10 घंटे की पढ़ाई करनी है। तो इसमें काफ़ी ज़रूरी हो जाता है कि आप खुद को हर दिन किस तरीके से फ्रेश रखेंगे, किस तरीके से अपने आप को एनर्जेटिक रखेंगे। तो ऑब्वियसली आपके दिन का एक सफिशेंट पोर्शन इस चीज़ पर भी जाना चाहिए कि आपको खुद को रिजुवेनेट कैसे करना है। तो इसमें सबका अपना अलग अलग तरीका होता है। पर्सनली मुझे कॉफ़ी से हेल्प मिलती थी। मुझे कॉमेडी वीडियोस देखने, स्टैंड अप वीडियोस देखने बहुत पसंद थे, और फ्रेंड्स टीवी सीरीज़ देखना मुझे काफ़ी पसंद था। तो ये 2-3 चीज़ें जब भी मैं थोड़ा डाउन फील करती थी या जब भी मुझे कुछ पढ़ने का मन नहीं होता था, तो फिर मैं कोई फ्रेंड्स का कोई एपिसोड लगाकर बैठ जाती थी, या फिर मैं कोई स्टैंड अप वीडियो देख लेती थी। और जब ये सब भी हेल्प नहीं करते थे तो मैं अपने फ्रेंड्स को कॉल करके उनसे बातें करती थी। कभी कभी उनके साथ बाहर डिनर पे चले जाते थे। तो ये सब प्रोसेस थोड़ा सा सोशली फ्रेंड्स के साथ टच में रहना, जो कि प्रिपरेशन नहीं कर रहे, ये भी काफ़ी फ्रेश एक्सपीरियंस हो जाता है। अगर आप ऐसे लोगों से मिलते हैं जो आपसे बस यूपीएससी की बातें कर रहे हैं पूरा टाइम, तो थोड़ा टेंशन बिल्डअप होता रहता है। बट व्हेन यू गेट टू रिलीज दिस टेंशन बाय मीटिंग पीपल हु आर नॉट इन्वॉल्व्ड इन दिस एक्सपीरियंस, आपको नई नई कहानियाँ सुनने को मिलेंगी, अलग अलग एक्सपीरियंसेस सुनने को मिलते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। तो इस तरीके से आप अपना डिस्कवर करिए कि आपको क्या रिलैक्सिंग फील कराता है, और वो आपका प्रोसेस आप उसको फॉलो करिए। आप दिन में आधे से 1 घंटा उसको दे दीजिए, इससे कोई भी हार्म नहीं होगा। 10 घंटे के अलावा भी आपके पास 14 घंटे हैं दिन में, उसमें आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, उसमें आप वीडियोस देख सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, अपने दोस्तों से बातें कर सकते हैं, और डेफिनेटली आपको 7 से 8 घंटे की नींद लेना चाहिए। कम सोकर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो 5 से 6 घंटे ही सोते हैं। कुछ लोगों की पर्सनल अपनी फिज़िकल डिमांड अलग हो सकती है, बट जनरली 7 से 8 घंटे की प्रॉपर स्लीप लेना बहुत ही ज़रूरी है। स्लीप से बेटर
कोई भी चीज़ नहीं है आपको फ्रेश करने के लिए। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान रखिए और अपनी हेल्थ पर सबसे ज़्यादा ध्यान रखिए। आपको अच्छा खाना खाना है, फ्रूट्स लेने हैं, अलग अलग तरीके के वेजिटेबल्स खाने हैं। विदाउट प्रॉपर न्यूट्रिशन और हेल्थ आप के लिए फ़ोकस करना भी डिफ़िकल्ट होगा और आपकी बॉडी के लिए भी इतना प्रेशर सस्टेन करना मुश्किल हो जाता है। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान रखिए और आई होप आप सब अच्छे से पढ़ाई करते रहें। नेक्स्ट इशू है कि क्या इस एग्ज़ाम के लिए कोचिंग ज़रूरी है। मैं ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए कमेंट नहीं कर सकती क्योंकि सारे ऑप्शनल की डिमांड अलग होती है और सारे कैंडिडेट्स का अपना नॉलेज बेस डिफरेंट होता है। तो कई सारे ऑप्शनल में कोचिंग की ज़रूरत होती है, कई सारे स्टूडेंट को कोचिंग की ज़रूरत होती है ऑप्शनल के लिए। तो आपकी अपनी पर्सनल डिमांड पे डिपेंड करता है। बट जनरल स्टडीज़ के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि इसके लिए कोचिंग कम्प्लीटली नेसेसरी नहीं है। जनरल स्टडीज़ अपने आप से कवर किया जा सकता है। इसके लिए एक तो बहुत सारे मटेरियल्स मार्केट में अवेलेबल हैं, क्वेश्चन पेपर्स अवेलेबल हैं, लास्ट ईयर क्वेश्चन आप सॉल्व करके आप रियलाइज़ करेंगे कि इसको कवर करने के लिए आपको कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। और फिर जैसे कि मैंने बताया प्रीलिम्स और मेंस प्रैक्टिस करके ही आता है, बहुत सारा प्रैक्टिस करके और स्टैंडर्ड बुक्स कवर करके आता है। तो स्टैंडर्ड बुक्स आप खुद से भी कवर कर सकते हैं, उसको रिवाइज़ करना आपको खुद से करना है। उसमें कोचिंग्स जनरली हेल्प नहीं करती हैं। कोचिंग आपको बेसिक चीज़ें बता देंगी तो वो बेसिक चीज़ें आपको बुक से भी मिल जाती है। कोचिंग्स इस हिसाब से मैं कहूँगी एकदम नेसेसरी नहीं है। और बाकी उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके लिए कोचिंग एक्सेस करना बहुत मुश्किल है, उनके लिए मैं कहना चाहूँगी कि बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस अवेलेबल हैं, इकोनॉमी पे वीडियोस अवेलेबल हैं, जियोग्राफी पे अवेलेबल हैं। तो वो ऐसे फ्रीली अवेलेबल मटेरियल की हेल्प ले सकते हैं। उसके अलावा ऑनलाइन बहुत सारा रीडिंग मटेरियल अवेलेबल है। आपको करंट अफेयर्स की बुकलेट्स मिल जाएंगी, मंथली करंट अफेयर्स की, डेली करंट अफेयर्स की। उसके अलावा न्यूज़पेपर तो आपको पढ़ना ही है। तो ये स्टैंडर्ड सोर्सेज आपको फ्री में मिल जाएंगे। तो इसके लिए आप बस यही करिए कि आप अपने नोट्स प्रिपेयर करते रहें इन सब चीज़ों पर और रेगुलरली रिवीजन के साथ और प्रैक्टिस के साथ जनरल स्टडीज़ को कवर किया जा सकता है। सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन के टाइम पे मुझे याद है कि मैंने 2017 में अपने मोस्ट ऑफ द अकाउंट्स, इनफैक्ट सारे ही सोशल मीडिया अकाउंट्स डीएक्टिवेट कर दिए थे। बस मैं व्हाट्सएप का यूज़ करती थी क्योंकि एक तरीके से ये फ्रेंड्स के साथ मैसेजिंग और फैमिली के साथ चीज़ें शेयर करने के लिए बहुत ज़रूरी था। उसके अलावा 2017 के बाद मैं 2-3 साल तक किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट पर एक्टिव नहीं थी और ये मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल था टू क्रिएट अ मेंटल बैलेंस दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर कंसिस्टेंट स्टडी। क्योंकि आपको इस टाइम पे डिस्ट्रैक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी आपके पास इतना सारा मटेरियल है पढ़ने को जिस पे आपका फोकस रिक्वायर्ड है। तो दिन का आधा 1 घंटा आप सोशल मीडिया पर क्यों वेस्ट करना चाहेंगे। उससे बेटर है कि आप किसी ऐसी चीज़ में, किसी ऐसी एक्टिविटी में इंगेज करें जो कि आपको एनर्जाइज़ करती हो, रिजुविनेट करती हो। तो इस तरीके से मुझे लगता है सोशल मीडिया की कोई ज़रूरत नहीं है इस एग्ज़ामिनेशन के लिए। आप पूरी तरीके से अपने आप को अपनी स्टडी शेड्यूल की तरफ फोकस्ड रखें। बाकी मैं आगे आने वाले एस्पिरेंट्स को जो इस साल एग्ज़ाम देंगे, आगे आने वाले सालों में एग्ज़ाम देंगे, उनको मैं यही कहना चाहूँगी कि आप एक तो अपना टारगेट क्लियर रखें। आपको पता है कि अगर आपको ये एग्ज़ाम निकालना है, आपका टारगेट क्लियर है, तो फिर आप उस हिसाब से एक कंसिस्टेंट हार्ड वर्क कर पाएंगे। जब भी आपका गोल आपकी आंखों के सामने रहेगा कि आपको आईएएस बनना है, तो आपको पता रहेगा कि आपको इतने मार्क्स लेकर आने हैं, आपको इन चीज़ों पर इम्प्रूव करना है। तो आपको ये ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। कीप योर टारगेट इन माइंड। सेकेंड है कीप थिंग्स सिंपल। मैंने पहले भी कहा है, डू नॉट बी ओवर एम्बिशियस। बहुत ज़्यादा चीज़ें आप नहीं पढ़ सकते। आप अपने मटेरियल्स लिमिटेड रखें, उन्हीं चीज़ों को रिवाइज़ करें, प्रैक्टिस करें। सिंप्लिसिटी बहुत ज़रूरी है इस एग्ज़ाम में। तीसरा है, आपको काफ़ी पेशेंट होना पड़ेगा। आपको ये हो सकता है कि आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड अटेम्प्ट में सक्सेस ना मिले, फोर्थ अटेम्प्ट में सक्सेस ना मिले, पर
ये बहुत ज़रूरी है कि आप हर स्टेज पर बहुत ही पेशेंटली अपना काम करते रहें, अपना पूरा एफ़र्ट डालते रहें। और मैं यही कहूँगी कि आपको इस प्रोसेस को एन्जॉय करना सीखना पड़ेगा। पर्सनली मेरे लिए जब भी मैं नई चीज़ें पढ़ती थी तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता था कि मेरी नॉलेज एक्सपैंड हो गई है। जब पहली बार मैंने पॉलिटी की बुक पढ़ी तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे कितना कुछ नहीं पता था और अब मुझे इतना सब कुछ पता था। तो धीरे धीरे इस प्रोसेस को मैं एंजॉय करने लगी थी। न्यूज़पेपर पढ़ना एक डेली हैबिट बन गया था, जिसको मैं अभी भी इवन आफ्टर क्लियरिंग द एग्ज़ाम्स मैं न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ती हूँ। वो इतना एन्जॉयबल प्रोसेस बन गया था कि मुझे मज़ा आने लगा था। तो आई वुड से कि एन्जॉय द प्रोसेस एंड रिजल्ट्स विल फॉलो। अगर आप सिविल सर्विसेज में नहीं भी सेलेक्ट होते तो आपका नॉलेज बेस इतना एक्सपैंड हो जाता है कि आप काफ़ी सारी फील्ड्स में जाके बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। उसके अलावा मैं कैंडिडेट्स को यही कहना चाहूँगी, रेगुलर प्रैक्टिस, पेशेंस, कंसिस्टेंसी एंड हार्ड वर्क इज़ रिक्वायर्ड। आप मोटिवेशन के लिए अपने फ्रेंड्स, फैमिली से बातें करते रहें, उनसे टच में रहें और सोशल मीडिया से डिस्टेंस मेंटेन करके रखें। कुछ 1-2 साल अगर आपने एक्सेस नहीं भी किया तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता उससे। आप उसके बाद सोशल मीडिया पे एक्टिव हो जाएं। और साथ ही साथ ये ध्यान रखें कि अब एग्ज़ाम आने वाला है, प्रीलिम्स 2020। अब से आज 5 तारीख है, अब से बस 2 महीने बाकी हैं। तो जैसा मैंने कहा कि आपके लिए 2 महीने काफ़ी हैं अगर आप अपना शेड्यूल अभी से बना लें। वीकली, मंथली शेड्यूल जो भी आपको सूट करता है, रेगुलर प्रैक्टिस करते रहें, रिवाइज़ करते रहें। एंड मैं यही कहना चाहूँगी कि ऑल द बेस्ट टू ऑल द कैंडिडेट्स। माय बेस्ट विशेस आर विद all of you. I hope you all succeed in whatever you have decided. So best of luck everyone.